बाद नीचे गिर जाइएगा। 1 करोड़। आप तीसरी महिला हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते। बहुत बहुत बधाई आपको। 20 साल मुझे लगे हैं। दोस्तों, एक बड़ी मुस्कान और दिल में ढेर सारी खुशी के साथ मैं निशांत सेनापति आप सभी का मनोबल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच बस्तर छत्तीसगढ़ की रहने वाली अनुपा दास मैडम हैं, जिन्होंने हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति में जाकर 1 करोड़ रुपए की धनराशि जीती हैं। तो मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोबल क्लासेस में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया उसके लिए। मैडम, आपको बहुत 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 बधाई हो मैडम कि आप केबीसी में जाकर 1 करोड़ रुपए की धनराशि जीती मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका प्यार है, सबकी दुआएं हैं जिसके कारण ये सब हो पाया। जी। दोस्तों, आज हम मैडम से उनकी विकास यात्रा पर चर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने केबीसी जैसे महान खेल में जाकर 1 करोड़ रुपए जीता। तो मैडम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी केबीसी की जर्नी कैसे शुरू हुई और कितना वक्त लग गया मैडम आपको केबीसी तक पहुंचने में। ऐसे सही मायने में कहूँ तो केबीसी की जर्नी थोड़ी लंबी थी। 20 साल लगे, जैसे मैंने कहा भी था, केबीसी के सेट पर भी ये कहा था कि 2000 में जब ये चालू हुआ सीरियल, उसके बाद से मैं कंटिन्यू प्रयास कर ही रही थी। पर अभी इस वर्ष मुझे जो लास्ट ईयर 2020 का है, उसमें मुझे जाके सफलता मिली और इस बात की बड़ी खुशी है कि ये भले बहुत लंबा सफ़र था पर एक सुखद मोड़ पे आके ख़त्म हुआ और मैं उसकी विनर हो पाई। तो जी मैडम, आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए कि आपने इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा कहाँ से प्राप्त की मैडम। मेरी ओवरऑल पूरी जो शिक्षा है वो मेरे शहर जगदलपुर में हुई है। मैंने बीएससी पीसीएम सब्जेक्ट से किया है, फिर एमएससी फिजिक्स में हूँ, उसके अलावा हिस्ट्री में एमए भी किया हुआ है। पर ये सब जितनी पढ़ाई है, ये थोड़ी पढ़ाई हमारे कोर्स से अलग होती है, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, उसके साथ साथ स्टेट पीएससी की तैयारी कर रही थी, तो उन सब का मुझे बहुत लाभ मिला। और वही कारण था कि केबीसी के सेट पे जाने के बाद जब मुझसे क्वेश्चंस हो रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो जो लंबी मैंने पढ़ाई करी हुई थी उसी के साथ साथ शायद मैं केबीसी के लिए भी तैयार हो रही थी, और वही कारण था कि मुझे बहुत हेल्प मिला इस पढ़ाई से। मैडम, जैसे हम भी अपने घरों में जब केबीसी चलते रहता है तो सोनी लिव ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, और जब अमिताभ बच्चन जी प्रश्न करते रहते हैं टीवी में तो हम भी अपने घरों में बैठ के केबीसी खेलते रहते हैं मैडम। और रैंक भी हमको पता चलते जाता है कि हाँ, हमारा इतना रैंक चल रहा है। लेकिन उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है मैडम, उसको बताइए कि कैसे पता चलता है कि व्यक्ति को कि उसका सिलेक्शन हो गया है। देखिए, पहली बात तो ये जो गेम आपने जो कहा, जो सोनी लिव पे आप कर रहे हैं, प्ले अलोंग है, उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। पहली बात तो ये एक डाउट जो आप लोगों के मन में शंका है, इसको मैं दूर कर देती हूँ। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मई महीने में जब सीरियल चालू नहीं हुआ रहता है तब से चालू हो जाती है। तो जैसे मई महीने में उनका ऐड आता है, सोनी ऐप पे नहीं, ऐप पे भी आता है, परंतु मेन जो है सोनी चैनल पे आता है। उन्हीं के चैनल पे क्वेश्चंस आते हैं और एक दिन 24 घंटे का समय होता है जिसमें हमको रिप्लाई करना होता है। यदि आप शॉर्ट नोटिस हो जाते हैं, आपका नंबर हो जाता है, तो वो उनके द्वारा आपको कॉल किया जाता है। और ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही प्रोसेस है, उसके बाद लगभग 8 या 9 स्टेप है जिनमें अलग अलग तौर पे वो एग्ज़ाम लेते हैं और उसके बाद जाके हम वहाँ तक पहुँचते हैं, मतलब फास्टेस्ट फिंगर तक पहुँचते हैं। तो ये लगभग मेरा जैसे चालू हुआ था, मई मंथ में चालू हुआ, मई में जाके नवंबर में खत्म हुआ और नवंबर में ही फिर मुझे रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया। जी मैडम, जैसे आपको पता चला कि आपका केबीसी में सिलेक्शन हो गया है, तो उसके बाद आपने किस प्रकार से तैयारी की और क्या रणनीति रही मैडम आपकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, इतना सुना हूँ, तो कैसी तैयारी की मैडम। सबसे महत्वपूर्ण, मेरे साथ बहुत कम समय मिला और उसके बाद होता ये है कि उन लोगों के, मतलब केबीसी वालों के इंटरव्यू वगैरह चालू हो जाते हैं, बार बार उनके कॉल आते रहते हैं। तो मेनली मैं 1 तारीख के बाद जब उन्होंने मुझे कॉल किया था, उसके बाद मैं पढ़ाई तो बिल्कुल ही नहीं कर पाई थी। मेंटली बिल्कुल स्ट्रांग थी, पर उस बीच में उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने रहते हैं, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, या मैं ये कह सकती हूँ वो मुझे जानना चाहते हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि मैं वैसे पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, पर ये जो मेरी पुरानी पढ़ी हुई जो चीज़ें थी उसने मुझे बहुत हेल्प की। पर ये बात है कि मैं रोज अप टू डेट रहती हूँ, रोज न्यूज़ सुनती हूँ या मैगजीन पढ़ती हूँ, तो वो सब जैसा रूटीन चल रहा था उसी का ही जाके मुझे बेनिफिट मिला है।
मैडम जैसे कि आपने बताया कि आप 20 बार में प्रयास किए और 20 सालों से आप ट्राई कर रहे थे, तो आप पहले से किस प्रकार का तैयारी करते थे मैडम? प्रॉपर करंट अफेयर पढ़ते रहते थे और जनरल नॉलेज का भी प्रॉपर तैयारी करते रहते थे, मतलब पहले से क्या रणनीति थी ताकि हमारे दर्शकों को भी इसका लाभ हो मैडम? बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। देखिए, करंट अफेयर्स ऐसा है, मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए एक सामान्य ज्ञान रखना हमेशा मेरी प्रायोरिटी रही है। यही कारण है कि न्यूज़पेपर पढ़ना या न्यूज़ सुनना वो मेरी डेली रूटीन का पार्ट है। अभी आप यदि केबीसी की तैयारी करना चाह रहे हैं और सोचे कि एक बुक से तैयारी हो जाएगी या एक मंथ में हम 4 मैगजीन पढ़ ले, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। वो जो लंबा हमारा पढ़ने का जो तजुर्बा था, उसने ही मुझे इतना बेनिफिट दिया है। और जो पढ़ाई होती है वो ऐसा है कि एक दिन में आप पंडित नहीं बन सकते, उसके लिए अनवरत प्रयास की जरूरत होती है। तो वो जो 2000 से लगभग चला आ रहा था, मेरा जो था 2000 या 99 से जो चला आ रहा था, उस पढ़ाई ने ही मुझे जाके इतना हेल्प किया कि मुझे अलग से केबीसी के लिए नहीं पढ़ना पड़ा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं 15 दिन में प्रिपेयर करके गई हूँ, बिल्कुल मैं मेंटली इसलिए स्ट्रांग थी और शायद मैं इसलिए उतना कॉन्फिडेंटली उनके क्वेश्चंस का आंसर दे पा रही थी। मैडम केबीसी में पहुंचने के बाद भी क्या कुछ ऑडिशन वगैरह होता है, कुछ टेस्ट होता है, इस टाइप से कुछ होता है क्या मैडम? इसको बताइए कुछ। देखिए, जब हमको केबीसी के लिए कॉल आ जाता है, उनके 8 या 9 राउंड के जब खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जब वो फास्टेस्ट फिंगर्स के बुलाते हैं, तो अभी क्योंकि कोरोना का समय है तो उन लोगों ने सब कुछ तो ऑनलाइन ही किया था। बस वहाँ पे एक बार हमारी ऑफलाइन एग्जाम हुआ था और उसके अलावा कोरोना का टेस्ट वगैरह वो एज इट इज होता है, बस ये एक बार होता है। पर वो जो फास्टेस्ट फिंगर होता है वो सबसे हार्ड पड़ता है, क्योंकि आपको उन जितने आप कंटेस्टेंट आपके साथ हैं उनसे आपको बेस्ट अपने आप को साबित करना होता है। और फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जब नहीं होता है तो मोरल वहाँ बहुत डाउन हो जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है कि यदि हम नहीं आए इस वीक में तो हम कट जाएंगे, तो वो प्रेशर रहता है। पर यही है कि उस वहाँ पर भी वो एग्ज़ाम तो वैसे ही चलता रहता है और वो मेरे हिसाब से सबसे टफ एग्ज़ाम फास्टेस्ट फिंगर है, क्योंकि आप उस समय आपको कई बार नॉलेज बहुत है पर आप यदि 1 सेकंड की भी लेट कर देते हैं तो कई बार आप चूक जाते हैं, वैसा होता है। तो इसीलिए वो तो चलता रहता है। जी यही है मैडम। जैसे कि आपने बताया कि वहाँ जो ऑफलाइन टेस्ट होता है ऑडिशन के लिए, वो किस प्रकार का होता होगा मैडम? ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है? ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। वो सामान्य रूप से 25-30 क्वेश्चन का सेट रहता है। वो एक्चुअली ये देखना चाहते हैं कि जिसका उन्होंने सिलेक्शन किया है, अब क्योंकि ऑनलाइन ही हो रही है प्रोसेस, तो कहीं कुछ गड़बड़ करके तो वो नहीं पहुंचे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए, इसलिए वो टेस्ट बार बार लेते ही रहते हैं। और ये पूरे केबीसी की पूरी प्रक्रिया में सिर्फ जीके का ही टेस्ट होता है। जीके का ही टेस्ट लगभग 5 से 6 बार आपको देना पड़ता है। अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप बार बार देते रहते हैं। जी मैडम केबीसी के स्टूडियो के बारे में भी बताइए, क्योंकि बहुत ही रोमांचक स्टूडियो, बहुत शानदार स्टूडियो है। तो स्टूडियो कैसे रहता होगा मैडम? और लाइटिंग वाइटिंग भी बहुत शानदार रहती है। और जब अमिताभ बच्चन जी की जैसी एंट्री होती है, वो अपने आइकॉनिक वे में बोलते हैं कि देवियों और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो उस समय क्या वातावरण रहता होगा मैडम पूरे स्टूडियो में, उसके बारे में बताइए। अभी तक पहले शायद थोड़ी ऑडियंस को परमिशन थी, पर इस बार तो नहीं था कोई भी। तो मेनली जो स्टूडियो में हमारे साथ जो कंपेनियन गए हैं वही होते हैं, परंतु क्रू मेंबर्स वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं जो वो ये सब काम कर रहे हैं। और जो सेट जैसे आप केबीसी का देख रहे हैं एज इट इज वैसा ही है, वैसा ही है। लाइटिंग उतनी ही है, म्यूजिक वैसा ही चलता रहता है, उतना ही प्रेशर रहता है दिमाग में। ऐसा मतलब आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगेगा। कई बार तो ऐसा आभास होता है कि हम शायद सीरियल ही देख रहे हैं। अच्छा। ऐसा भी लगता है वो सेट को देखने के बाद। और अमिताभ जी की मैं क्या बात बोलूं कि कई लोग तो उनको देख के स्टंट हो जाते हैं और रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो है ही, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, उनके सामने झिझक तो होगी ही, पर उनका जो सौम्य नेचर है, उनकी विनम्रता है, वो हमको बहुत नॉर्मल कर देती है, जिसके कारण हर कंटेस्टेंट जाके अच्छे से खेल पाता है। जी मैडम आप हॉट सीट में बैठे हैं, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा मैडम? क्योंकि हॉट सीट में जब व्यक्ति बैठता है तो चारों तरफ से उसको लाइट पड़ते रहती है, चारों तरफ कैमरा लगे रहता है, उसको मालूम रहता है कि मेरे को पूरी दुनिया देख रही है, और सामने अमिताभ बच्चन जी बैठे रहते हैं, उसके बाद भी वो प्रश्न करते रहते हैं। तो क्या वहाँ कैसा लगता होगा मैडम? एक्सपीरियंस क्या होगा? क्योंकि क्या नर्वसनेस भी फील होता होगा मैडम?
हाँ, नर्वस तो लगता है, जी। पर मैंने अपने दिमाग को इतना सेट करके रखा था कि मेरा ध्यान सिर्फ कंप्यूटर और अमित जी पर था, तो इसलिए मैंने कैमरा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। जी। जबकि वहाँ लगभग 100-200 कैमरे होंगे एट अ टाइम काम कर रहे थे। लाइट्स लगभग 50,000 लाइट जलती हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। जब हमारा कंसंट्रेशन हम जिस चीज के लिए गए हैं जी। उसी पर हमको कंसंट्रेट होना चाहिए, जी। और यही कारण था कि मेरा कंसंट्रेशन पूरा उस कंप्यूटर स्क्रीन पे था। जी। और आप देखेंगे भी तो शायद मैंने अमित जी से भी बात करते हुए भी मेरा ध्यान हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन पे ही रहता था कि हाँ, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। जी। तो यही है। और हाँ, थोड़ा सा नर्वसनेस तो लगता ही है, वो हर जी। पर्सन को लगेगा। जी। जी। पर उनका माहौल, जो केबीसी का माहौल है, सेट का माहौल इतना कूल है कि शायद मुझे लगता है कि हर कोई जाके बहुत अच्छे से खेल के आ सकते हैं। जी। ऐसा कोई डर की वाली बात नहीं है। जी। मैडम, मैंने एक नोटिस किया था मैडम कि आप कोई एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन फिर बाद में उसका आपने सॉल्यूशन निकाल लिया। तो मैं इस कार्यक्रम को देखने वालों में मैक्सिमम नंबर में, अधिकांश संख्या में विद्यार्थी हैं मैडम, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे सीजीपीएससी, व्यापम, इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है। विद्यार्थी भी कई बार क्वेश्चंस को लेके 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन रहते हैं। तो मैडम, आप उस सिचुएशन में कैसे अपने मतलब हैंडल किए थे, कैसे आप उसका सॉल्यूशन निकाले, इसके बारे में बताइए, ताकि हमारे विद्यार्थियों को विशेष रूप से लाभ हो सके मैडम। हाँ, आपने जिस क्वेश्चन के बारे में पूछा वो मुझे अभी याद है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, और चंबल नदी किन मध्य प्रदेश के साथ और किन 2 स्टेट्स के साथ सीमा बनाती है, ये क्वेश्चन था। तो मैंने हड़बड़ी में, मुझे ऐसा लगा कि शायद एमपी एंड गुजरात है, और मैं बड़े अच्छे से एमपी गुजरात देख रही थी, और एमपी और यूपी चल रहा था दिमाग में, दोनों ही ऑप्शंस चल रहे थे। और सडन ऐसा हुआ कि समय बिल्कुल लैप्स हो चुका था। आई थिंक 10-12 सेकंड ही बचे थे। तब मेरे दिमाग ने बकाया उस मैप को याद किया, इंडिया के मैप को जिसमें रिवर सिस्टम था, और उसने कहा कि नहीं, आंसर यही है। तो मैंने लास्ट मोमेंट में लगाया, पर वो कॉन्फिडेंस इसलिए आया क्योंकि मुझे मैप याद आ गया था। मेन वही है। रही बात आपने जो कहा कि यदि हम 2 आंसर्स पे कंफ्यूज होते हैं, तो देखिए, कंफ्यूजन तब तक दूर नहीं होता जब तक आप उत्तर के निकट ना पहुंच जाए। यदि आप उत्तर के निकट हैं तो आपका कंफ्यूजन उतना ही जल्दी चला जाएगा। तो जैसे मुझे वहाँ मैप याद आया, या चंबल नदी कैसे जा रही है, मैंने उसका रूट याद किया। तो हर प्रश्न में ऐसा ही होता है। मैं हर देखने वाले जितने लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे यही बोलूंगी कि आप अच्छे से डेप्थ में पढ़ाई करें, ताकि आपको कंफ्यूजन यदि होता भी है तो उसमें भी आप सॉल्यूशन निकाल पाए। और कंफ्यूजन जब हम कम पढ़ते हैं तब ज्यादा कंफ्यूजन होता है, हमेशा ये याद रखें। जब हम ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, जैसे उस क्वेश्चन को शायद मैं इसलिए वो स्लिप हो रहा था कि शायद मैं उतने ध्यान से मुझे याद नहीं आ रहा था, पर जैसे ही वो एट ए पॉइंट मुझे याद आ गया तो मैंने रिप्लाई कर दिया। उस समय मैंने सोचा भी नहीं कि मैं यहाँ से आउट हो सकती हूँ। वो शायद ऐसा मोमेंट था, यदि मैं गलत रिप्लाई कर देती तो मैं वहाँ से आउट हो जाती। पर वो मेन पढ़ने के कारण, जितना आप अच्छे पढ़ेंगे उतना आप आंसर के निकट होंगे। जी मैडम, थैंक यू। मैडम, अमिताभ बच्चन जी से ऑफ कैमरा आपकी मुलाकात हुई होगी, तो किस बारे में आपस में बातचीत हुई होगी मैडम? उनसे मुलाकात का क्या एक्सपीरियंस रहा, इसको शेयर कीजिए मैडम। अभी कोरोना के कारण हुआ ऐसा है कि अमित जी से ऑफ कैमरा बातें बहुत ज़्यादा नहीं होती है, नॉर्मल होता है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रहता है, वो सभी कंटेस्टेंट से एक साथ ही बात करते हैं। पर ऑन कैमरा जो मतलब केबीसी में दिखाया भी नहीं गया, हमारी बहुत लंबी चर्चा हुई। तो सामान्य तौर पे सर ने मेरी फैमिली के विषय में, मेरे कैरियर के विषय में, मेरे शहर बस्तर डिस्ट्रिक्ट और यहाँ के जो कल्चर है उसके विषय में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। तो वो एक लंबी चर्चा होती है, लगभग 4-4.5 घंटे की वो चर्चा थी। तो उस चर्चा में सर का भी ये रहता है, और हम भी सोचते हैं कि हम उनसे मिल रहे हैं तो वो हमको थोड़ा पहचाने, हम उन्हें पहचाने। तो उन्होंने बहुत कोऑपरेटिवली हमसे क्वेश्चन पूछा, हमसे जानना चाहा कि जगदलपुर का परिवेश कैसा है, या हम जैसे जगदलपुर को जानते हैं क्या वैसा ही है या उससे अलग है, या उन्होंने जो मेरी वीडियोग्राफी की थी उसको देख के उन्होंने समझा। तो इससे ये ऑन कैमरा ही हमारी बात हुई थी, पर बहुत लंबी बात हुई। और इन सब में मैंने देखा कि अमित जी बहुत शांति से सभी बातों को सुनते हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि हर पर्सन को इतना टाइम दे जो उनके सामने बैठे, और वही कारण है कि इतने अच्छे माहौल में हम वहाँ बैठ के खेल पाए। तो ज्यादा अच्छा जब माहौल होता है तो हम आंसर भी उतने अच्छे से कर पाते हैं। मैडम, अब आप 1 करोड़ रुपए जीत चुकी हैं,
तो आप क्या सोचे हैं मैडम कि मैं इस, क्योंकि 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है मैडम, तो आप क्या सोचे हैं कि इसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगी, कहाँ खर्च करूंगी, इसके बारे में कुछ बताइए मैडम। अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा है, पहले ही बताई थी कि मैंने कहा भी था केबीसी पर कि मेरी मदर प्रायोरिटी है, तो अभी उनके इलाज के लिए जो खर्चा होगा उसके बाद जो बचेगा वो मैं अपने हिसाब से जो भी मेरी सेविंग्स होंगी या जो प्रायोरिटी होगी उस समय की वो उस हिसाब से करूंगी, और कुछ मैंने सोचा भी नहीं है जी। मैडम हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी माता जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और जल्द से जल्द अस्पताल से घर वापस आ जाए मैडम। जी घर में ही है जी, घर में ही अभी इलाज तो कंप्लीट हो गया है जी, पर कुछ मंथ में हमको वो चेकअप चलता ही रहता है। तो अभी ठीक है मम्मा, सबकी दुआओं का ही नतीजा है। जी 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 जी। मैं बल्कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इनकी माता जी के लिए प्रार्थना कीजिए कि भगवान से कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। जी बिल्कुल, आप सबकी दुआएं रही और है भी, जिसके कारण वो इतनी जल्दी रिकवरी कर पाई। और दुआओं में कहते हैं बहुत ज्यादा शक्ति होती है दवाओं से ज्यादा, तो बहुत अच्छी बात है कि सब करेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। जी 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 मैडम, आप महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि आप स्वयं एक महिला हैं और हाल ही में अभी हम लोग ने महिला दिवस मनाया है मैडम, और आज भी महिलाओं पर कई प्रकार के अत्याचार होते हैं, उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता है। आप यदि केबीसी में गए और 1 करोड़ रुपए जीते हैं मैडम, तो आपका सबसे बड़ा शस्त्र रहा है शिक्षा। आपने शिक्षा प्राप्त की है, इस कारण आप 1 करोड़ रुपए जीत पाए मैडम। तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जितनी भी महिलाएं इसको देख रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि उनका मनोबल बढ़ सके मैडम? देखिए, आपने सही कहा, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है आज के समय में। पर हर पर्सन के लिए हो सकता है, कई ऐसी महिलाएं होंगी जो बिना शिक्षा के भी आज अपने लाइफ में आगे बढ़ी हैं। तो मुझे ये लगता है कि अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखने के लिए अपने पैरों पे खड़े होना, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो या किसी हुनर के माध्यम से हो, वो सबसे जरूरी है महिला सशक्तिकरण के लिए। और महिलाओं के लिए ही नहीं, मैं हर किसी से ये चाहूंगी, चाहे वो जगदलपुर वासी हो चाहे छत्तीसगढ़ के हो, अपने हुनर का, अपने ज्ञान का सबसे ज्यादा वो सही उपयोग कर पाए। जितना ज्यादा सदुपयोग करेंगे वो अपनी ही जगह में, और हर पर्सन के पास कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी होती है, उसका सदुपयोग करें तो वो अपने जगह में सही कर पाएंगे, अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाएं तो मैं मानती हूँ कि एक बच्चे के लिए जब वो गुरु, सबसे पहली गुरु एक माँ होती है, तो जब वो एक बच्चे के लिए गुरु का किरदार निभा सकती है तो खुद अपने आप को भी बहुत अच्छे से वह बना सकती है। तो इसलिए यदि महिलाएं अपने परिवार के साथ साथ थोड़ा अपने बारे में सोचें, चाहे ज्ञान के रूप में हो चाहे हुनर के रूप में हो, किसी भी रूप में सोचे, तो वो अपने आप को बहुत अच्छे से स्टैंड कर पाएंगी। और आज के इस वर्तमान परिवेश में ऐसा है कि आर्थिक रूप से हमको स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी होता है। किसी एक मदर जब स्ट्रांग होती है तो बच्चों को बहुत फायदा मिलता है। तो मैं इसलिए मेरा ये मानना है कि प्रत्येक महिला को अपने आप से कुछ अर्न करना चाहिए, आर्थिक रूप से मजबूती अपने आप को देनी है, निर्भर होना चाहिए, और मजबूती अपने आप को तो मजबूत बना के रखे ताकि वो दूसरे का सहारा बन पाए। जी, बहुत ही अच्छा विचार है मैडम आपका। मैडम, जैसे कि मैंने बताया कि इस कार्यक्रम को देखने वालों में अधिकांश संख्या में विद्यार्थी हैं मैडम, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे सीजीपीएससी, व्यापम और जितने भी अन्य जो सरकारी नौकरी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैडम मैं बताना चाहूँगा कि आज के समय में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है काफ़ी टफ होते जा रहे हैं मैडम। तो बच्चा क्या करता है, एक बार प्रयास करता है, 1-2 बार प्रयास करने के बाद जब उसको सफलता नहीं मिल पाता तो वो काफ़ी निराश हो जाता है। कई बार बच्चे डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं मैडम। तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि वो मकड़ी के भांति फिर से उठ खड़े होने की भावना अपने दिलों में संजोए रखें और उनका मनोबल बढ़ सके मैडम? सही बोलूं तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई नहीं होती है, उसका आत्मविश्वास होता है। यदि उसमें आत्मविश्वास है तो हर बार वो लड़खड़ा कर गिरेगा, किसी एग्जाम में फेल होगा, फिर भी उसे खड़े होकर फिर दूसरे बार एग्जाम की तैयारी करनी होगी। ये जुनून होना चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट की, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है। और पीएससी या यूपीएससी या व्यापम की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, देखिए आजकल तो इतने सारे पेपर्स होने लगे हैं कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। आपका एक में नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन है। और पढ़ाई के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि पढ़ाई कभी भी लाइफ में वेस्ट नहीं होता है। तो
तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहें। सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है। और यदि आपको सेल्फ मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो अपने परिवार से, अपने दोस्तों का सहारा लीजिए, और अपने आप को जितना ज़्यादा मोटिवेट करेंगे आपकी पढ़ाई उतना ही ज़्यादा आपके काम आएगी। और हमेशा ईमानदारी से जब प्रयास किया जाता है तो उसका फल जरूर मिलता है। और मैं तो खुद बता ही रही हूँ आपको कि मैं 2000 से तैयारी कर रही थी, इतने बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लगभग 8 या 9 बार तो मैंने मेंस दिया है, एक बार सिविल का दिया है। तो इतने बाद होने के बाद कई बार मैं भी बहुत टूटी हूँ, पर वो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका परिवार का, आपके परिवार का साथ, यही आपको मजबूती से खड़े होने देते हैं। और हमेशा उस जिस ज्ञान के कारण हम खड़े हैं वो हमको हमारे लाइफ में हमेशा फायदा ही देता है, कभी नुकसान होता ही नहीं है। उसका मैं शायद जीता जागता उदाहरण हूँ, मैं अपने आप को मानती हूँ। तो आप मेहनत करें, ईमानदारी से करें, पूरा प्रयास करिए, सफलता जरूर मिलेगी। पहली बार में ना सही, दूसरी बार ना सही, 5वीं बार 6वीं बार में भी मिलेगी जरूर। जी मैडम, बिल्कुल आपने जैसे जिस प्रकार से आपने बताया कि 20 बार प्रयास करके आप केबीसी तक पहुंची है मैडम। 20 बार एक बहुत लंबा प्रयास होता है, उसमें उसके लिए काफ़ी मनोबल की ज़रूरत होती है। 20 वर्ष का प्रयास, वो बहुत बड़ी बात है मैडम। मैडम, आपका ये जो जीवन शैली है और जो आपके जो संघर्ष की गाथा है, उसको देखते हुए मुझे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्ति याद आती है, मैं बोलना चाहूँगा मैडम। ठीक है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर भी, लेकिन हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, कितनी अच्छी बात कही। मेरे हिसाब से ये जो कविता आपने गाई है अभी अटल जी की, ये हर प्रयास करने वाले पर्सन के लिए बिल्कुल सटीक है, जो भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मकड़ी के समान, और रियल बात है, हमको मकड़ी या चींटी से समझते रहना है कि वो अपने लाइफ भर प्रयास करते रहते हैं, तो हम क्यों प्रयास करना छोड़ दें। एक एक डेस्टिनेशन यदि मिलता है तो वहाँ रुक ना जाए, थके ना, थोड़ा सा और बढ़े प्रयास। इस बार यदि हमने 50% किया तो दूसरी बार 55% करें, प्रयास का परसेंट धीरे धीरे बढ़ाते रहे, सफलता बहुत स्वर्णिम होगी, बहुत खूबसूरत होगी, ये मेरा मानना है। जी मैडम, अंत में आप हमारे दर्शकों से कुछ अपने जीवन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी बातें जो कुछ प्रश्न मैं आपसे ना पूछ पाया हूँ, या आपकी कुछ मन की बातें यदि शेयर करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल इसका स्वागत करूंगा मैडम। देखिए सर, सही बात बोलूँ तो लाइफ बहुत स्मूथ नहीं होती है। यदि मैं अपनी लाइफ को आज से 20 साल पहले लेके जाऊं तो कॉलेज के समय हमारी थिंकिंग अलग होती है, पर जब हम पर्सनल लाइफ में आते हैं उसके बाद भी बहुत डिस्टर्बेंस होते रहते हैं। पर हमारी लाइफ में जो विपत्तियां होती है वो हमको और ज़्यादा निखार लाने में मतलब सहायक होती है। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे लाइफ में जितनी परेशानियां हुई, आज यदि मेरी बात की जाए तो आपको शायद मालूम होगा कि एक डिवोर्सी हूँ, आज मेरे पेरेंट्स के साथ ही मैं रहती हूँ। मेरी सिविल सर्विसेज की तैयारी सफल नहीं हो पाई, पर मुझे आज इन बातों को मैं सोचूं तो ये सब बहुत छोटी बातें लगती हैं। ऐसा लगता है कि उन सब में, जैसे सोना जब आग में जलता है तो उसमें निखार आता है, तो एक स्टूडेंट के जीवन में भी जब ये परेशानियां आती हैं या बार बार वो परीक्षा दे दे के असफल होता रहता है, वो बार बार तपता रहता है, उसके बाद जो सफलता मिलती है उसमें ज्यादा निखार आता है। तो ये हर बच्चे को सोचना पड़ेगा। हमारी लाइफ में सब चीजें हमारे अनुसार नहीं हो सकती, पर जो भी होंगी उसको हमको पॉजिटिव वे में, सकारात्मक रूप से सोचना है। उसको लेते हुए यदि हम आगे बढ़े तो आपके लिए जो मुकाम बना हुआ है वो आपको मिलेगा ही, जो आपने सोचा है वो मिलेगा ही। जी मैडम, बहुत अच्छे विचार प्रकट किए आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप मनोबल क्लासेस के लिए समय दिए। दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के फेमस पर्सनालिटीज का इंटरव्यू देखना है और सक्सेसफुल लोगों का उनका संघर्ष गाथा सुनना है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो, करंट अफेयर या अन्य जानकारी चाहिए, तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अन्य जानकारी चाहिए, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री में चाहिए या नोट्स फ्री में चाहिए, तो आप हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।